नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इनफैक्ट दोस्तों हम कवर करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का चैप्टर नंबर 5.7 और इस सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 3 है। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप को। लास्ट वीडियो में हमने जाना एशिया महाद्वीप के बारे में, राइट। उसके बाद हमने पार्ट नंबर 2 में डिस्कस किया था आपसे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो अब पढ़ते हैं यूरोप महाद्वीप को। तो जितने भी हमारे सीरियस एस्पिरेंट हैं जो लगातार हमारे सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से ओपन करिए पेज नंबर 167 इस बुक का। वहाँ आपको मिलेगा यूरोप चैप्टर। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना जो वीडियो। और दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल ऐड फ्री है, कोई भी इंटरप्शंस आपके अंदर नहीं होगा, कोई भी ऐड आपको परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो ऐड होंगी वो शायद आपको परेशान कर सकती है, उसका हम भी कुछ नहीं कर सकते। हमने इस चैनल का जो वीडियो होती है इस टाइप के, उन सभी के मैं ऐड को डिसेबल रखता हूँ, ठीक है। बाकी फ्यूचर में क्या होता है, ये क्लास हमारी प्राइवेट चल जाती है बाद में, ठीक है। क्लास हम लोग कभी कभी इसको रिमूव कर देते हैं इस प्लेलिस्ट को। तो जल्दी से इस वीडियो का फ़ायदा उठाइए, ठीक है, तरीके से पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो यूरोप महाद्वीप है ये एरिया वाइज छठे स्थान पर आता है। ध्यान रखिएगा, छठे स्थान पे आता है। अब जितने भी हमारे लगातार जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं जो हमारी अनलिस्टेड क्लास को फॉलो करते हैं, प्राइवेट क्लास को फॉलो करते हैं, बाकी जो अगर नए बच्चे हैं वो मुझको बताएंगे कि एरिया वाइज सबसे अधिक जो एरिया है वो किस महाद्वीप का है। वर्तमान में हमारे पास 7 महाद्वीप हैं, है ना। आपको याद होगा अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। एक महाद्वीप और है, वो कौन सा है याद करिए, आएगा आंसर आपको राइट याद, टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो यूरोप महाद्वीप का दोस्तों जो एरिया है, जो इस बुक में नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, हम कवर करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। यूरोप महाद्वीप का दोस्तों एरिया होता है आपका 9,938 ट्रिपल ज़ीरो वर्ग किलोमीटर। साइड में ब्रैकेट में इसका एरिया आप लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम में कई बार आपसे बोलता है मैच मेकिंग करने के लिए मिलान करिए, एक तरफ आपको देता है महाद्वीप का नाम, दूसरी तरफ को देगा सेक्शन में सूची 2 में एरिया, तो आपको सही मिलान करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 में यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, एचपीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी हम ज़्यादा बखान नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी ये वीडियो कवर करना है हमको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि यूरोप महाद्वीप के पास कुल देश कितने हैं। मतलब महाद्वीप है तो इसके अंदर क्या होंगे, देश स्थित होंगे। हम जैसे एशिया महाद्वीप में स्थित हैं, एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है, 50, राइट। और जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, लास्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में डिस्कस किया था हमने, उसमें है 54। अब बात कर रहे हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में, तो यूरोप महाद्वीप में टोटल 51 देश है। उसके बाद हम जैसे कवर करेंगे उत्तरी अमेरिका को, तब वहाँ डिस्कस करेंगे टोटल देश कितने हैं। तो इन सबको आप याद करिएगा लगातार, और इस सबको बुक्स की साइड में ही लिखते चलना है। जो भी एडिशनल फैक्ट आपको बताया जा रहा है ये एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस एग्जाम में, और ये बेसिक जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं यूरोप का मैप, जल्दी से ओपन कर लीजिएगा। मैप में आप देखिए उत्तर की साइड में क्या पड़ेगा, उत्तर की साइड में आपको दोस्तों मिलेगा बेरांट सागर, है। उसके बाद जो दक्षिण साइड होगी, दक्षिण साइड में आपको मिलता है क्या, भूमध्य सागर। और पश्चिम में इसके स्थित है अटलांटिक महासागर, और पूर्व में स्थित है इसका क्या, कैस्पियन सागर। पूर्व में आपको मिलेगा एक काकेसस पर्वत, यूराल पर्वत, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यूरोप के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कौन कौन से सागर हैं, इसको आप करिए जल्दी से हाइलाइट्स इस बुक के अंदर। अब बात करते हैं कि यूरोप का जो सर्वोच्च बिंदु है वो कौन सा है, उसको बोलते हैं माउंट अल्बुश। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है दोस्तों, इसकी कुल ऊंचाई होती है 5642 मीटर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 5642 मीटर। इसका सर्वोच्च बिंदु का नाम क्या है, माउंट एलब्रुश। और निम्नतम बिंदु कौन सा है इसका, दोस्तों निम्नतम बिंदु क्या होता है, जो गहराई में स्थित है, सबसे गहरा बिंदु वो होता है कैस्पियन सागर, और इसकी गहराई होती है -28 मीटर। सबसे लंबी रिवर कौन सी है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर कौन सी है दोस्तों, तो ये होगी आपकी क्या, वोल्गा रिवर, ठीक है, वोल्गा रिवर। इसकी लंबाई कितनी है, 3687 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे हमारे एशिया महाद्वीप के बारे में, तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी जो रिवर डिस्कस करी थी हमने, उसकी कुल लंबाई कितनी थी, याद करिए, आगे बढ़िए,
पिछला भी समेट के रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, पिछला समेट के नहीं रख पा रहे हैं, तो ये तो वही हो गया कि आप तेज घोड़े पर सवार तो है लेकिन उसकी लगाम आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, धड़ाम से गिर सकते हो कभी भी। तो टाइम पास नहीं करना है, पढ़ाई करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे ना आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो वोल्गा रिवर का ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है। ठीक है, वोल्गा रिवर का दोस्तों जो ओरिजिन होता है वो बल्डाई पठार से होता है। और ये जाकर के जो रिवर गिरती है, ये गिरती है कैस्पियन सागर में। कहाँ पर? कैस्पियन सागर में। और वोल्गा के दोस्तों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जहाँ तक मैंने पढ़ा था, ठीक है, अपने टाइम पर, तो इसकी लंबाई होती है 3697, भी कभी कभी कुछ बुक में दी गई है, एनसीईआरटी में 97 दी गई है। ठीक है, आपको लमसम 36 इसके आसपास की रेंज को याद रखना है। अब बात करते हैं सबसे प्रमुख भौगोलिक लक्षण कौन कौन से हैं। दोस्तों अल्पाइन पर्वत तंत्र के अंतर्गत दोस्तों आपको ध्यान रखना है बाल्टिक देश। बाल्टिक देश के अंतर्गत दोस्तों एस्टोनिया, लिथुआनिया एवं लटाविया स्थित हैं। और जो बाल्कन राज्य हैं इसमें आपका आता है बुल्गारिया, सर्बिया एवं मॉन्टेनेग्रो, रोमानिया, अल्बानिया और ग्रीस। अब यहाँ पे दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि आखिरकार दोस्तों ये बाल्टिक देश और बाल्कन देश क्या होते हैं। बाल्टिक देश में और बाल्कन देश में क्या फ़र्क है, सबसे पहले जान लीजिएगा बाल्टिक देश के बारे में। दोस्तों ये एक भौगोलिक शब्द है बाल्टिक देश। इसमें आपके कितने आते हैं, टोटल 3 देश आते हैं। 3 देश कौन कौन से? एस्टोनियो, लिथुआनिया और क्या, लटाविया। और इसके साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये सभी देश यूरोप के उत्तरी भाग में स्थित हैं। जबकि जो बाल्कन देश है आपके, बाल्कन देश के अंतर्गत आपके टोटल 10 देश आते हैं, जिसमें इसमें काफ़ी कम दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, केवल 6 देश दिए गए हैं। लेकिन बाल्कन राज्य के अंतर्गत या फिर बाल्कन देश के अंतर्गत आपके 10 देश आते हैं। और ये आपके बाल्कन देश पड़ते हैं कहाँ पर? दक्षिणी यूरोप की साइड। कहाँ पर? दक्षिण यूरोप की साइड। आपको ये छोटे छोटे शब्दों में लिखना है बुक के ऊपर। ठीक है, बुक में कलम काटी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से A4 पेज के नोट्स बनाएंगे पैरेलल्स के, तो फिर रिवीजन करने में आपको दिक्कत हो सकती है। जो लिखना है बुक के ऊपर लिखिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, क्या रखना है कि जो उत्तरी यूरोप है, ये वाला हिस्सा बाल्टिक देश वाला, इस क्षेत्र में वर्ल्ड में सबसे पहले सोने वाली, गोल्ड वाली क्या हुई थी, खदान प्राप्त हुई थी। और जो आपका बाल्कन राज्य है या फिर जो बाल्कन देश है, 10 देश में आपके दोस्तों आप लिख लीजिएगा चाहो तो, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए 10 देश कौन कौन से हैं दोस्तों। बाल्कन देश के अंतर्गत आपका आएगा अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया भी आता है, क्रोएशिया भी आता है, आई थिंक कोसोवो भी आता है, ठीक है, मैसेडोनिया भी आता है, मॉन्टेनेग्रो भी आता है, रोमानिया भी आता है, सर्बिया भी आता है, और एक आपका साल से और आई थिंक स्लोवाकिया, ये भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ लोग कहेंगे, कुछ बच्चे शायद ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो उनको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। मैं आपकी बात को क्लैश नहीं करूँगा किसी भी एंगल से, टेंशन मत लीजिएगा। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो बाल्टिक देश हैं, ठीक है, इन सभी बाल्टिक देशों के ऊपर पहले रूस का कब्जा था। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में इन सभी बाल्टिक देश को क्या मिली, फ्रीडम प्राप्त हो गई, इसलिए इनका नाम बाल्टिक देश रखा गया। कुछ इतिहास के बुक्स में आपको ये चीज़ मिलती है जानकारी सुनने के लिए, पढ़ने के लिए तो दोनों ही कथन आप सही मान सकते हो और एग्जाम में, और दोनों कथन सही भी है अपनी जगह पर। दूसरा बात करते हैं स्थल अवरुद्ध देश क्या है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लैंड लॉक्ड एरिया। अब लैंड लॉक्ड एरिया जैसे कि नाम में नहीं था, इसकी सभी तरफ क्या होगा, भूमि बनी रखी होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका आएगा हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड तथा वेटिकन सिटी। जैसे इंडिया में हमारा मध्य प्रदेश है, वो भारत के बीचों बीच स्थित है। हर तरफ क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, चारों तरफ से कोई ना कोई राज्य स्थित हैं। तो ये क्या हो गया, लैंड लॉक्ड एरिया हो गया मध्य प्रदेश। तो वैसे ही वो देश जो भूमि से घिरे हुए होते हैं। बस सिंपल शब्दों में तो सुनिएगा। अब बात करते हैं वोल्गा एवं यूराल नदियाँ कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती हैं। और दोस्तों जो पो नदी होती है इसको कहा जाता है इटली की गंगा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इटली की गंगा। अब गंगा के बारे में थोड़े से क्वेश्चन जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथ खेलते हैं रैपिड फायर रिवीजन, है ना, तो अब मैं क्या पूछने वाला हूँ आप मुझे कमेंट कर दीजिए। बाकी जो नए बच्चे हैं मैं उनसे क्या पूछूंगा सुन लीजिए। ठीक है, इसको आप पेन डाउन भी कर लीजिएगा, इसी बुक के साइड में लिखिएगा। अलग से A4 पेज आपको बिल्कुल नहीं उठाना है, जो किलम काटी काटनी है इसी बुक के ऊपर आपको करना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ठीक है, पढ़ो, तरीके से पढ़ो, रिवीजन के टाइम पे बहुत बड़ी हेल्प करेगा। ये बुक कहते हैं ना कि 10 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है किसी एक किताब को 10 बार पढ़ लेना।
10 किताब ले आए मार्केट से, पढ़ा पा नहीं रहे हो, ढंग से आप पढ़ नहीं पा रहे हो, बोर हो रहे हो, 4-5 पेज पढ़े, बोर हो गए, नई बुक ले आए, बस ऐसा नहीं करना बेटा, एक बुक को तरीके से पढ़ लो। अच्छा, गंगा की नदी की लंबाई कितनी है आपकी, गंगा के बाद में यमुना की लंबाई कितनी है? अभी जो जस्ट मैंने डिस्कस किया था आपको यहाँ पर, वोल्गा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, देखते हैं कितने बच्चों का टेंशन यहाँ पे है। ठीक है, उसके अलावा आप मुझे कोसी, बेतवा, ठीक है, इन सब की लंबाई आप मुझे फटाफट लिख करके भेज दो। बताइए, पॉज करिए वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज का अभी ऑप्शंस आपके पास में है इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर। देखिए, गंगा की लंबाई होती है 2525 किलोमीटर, यमुना की 1375 किलोमीटर, ठीक है, बेतवा की 480 होती है, सोन की 780 होती है। अच्छा, जो बृहद गंगा होती है या फिर दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? बृहद गंगा, दक्षिण गंगा, ये उपनाम किस नदी का है? हिंट के तौर पे मैं आपको देना चाहूँगा कि ये वाली रिवर ना आपकी पूर्व की साइड में फ़्लो करती है, और जो नदियाँ पूर्व की साइड में फ़्लो करती हैं वो सभी डेल्टा बनाती हैं और गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। अब 4 रिवर हमने अपनी कई बार फ्री क्लास में भी डिस्कस किया है और अपनी पेड क्लास में डिस्कस किया है। देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी 4 रिवर हैं, और जो बृहद गंगा होती है ये होती है गोदावरी। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1465 किलोमीटर, महानदी की 815, कृष्णा की 1401, कावेरी की 800 किलोमीटर। थोड़ा बहुत मैं रिवीजन भी करवा रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलो, अब कहाँ बात कर रहे थे यूरोप के, कहाँ पहुँच गए रिवर के बारे में, ये तो टाइम वेस्ट हो गया कुछ बच्चों का। अब जो बच्चे प्रोफेशनल होते हैं ना उनको दिक्कत होती है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा। अबे यार, क्या करवा रहा है ये वीडियो में। बाकी प्रोफेशनल के नंबर फिर प्रोफेशनल जैसे आते हैं, तो आप कहीं और पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। पहली बात तो ऐसे बच्चों ने सब्सक्राइब करा भी नहीं होगा, ना आपसे बोलेंगे सब्सक्राइब करो, सीधी बात, नो बकवास। बात करते हैं आगे कि जो आल्पस पर्वत है, यहाँ ध्यान रखिएगा, आल्पस पर्वत का सर्वाधिक विस्तार जो होता है ये होता है स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड देश के अंदर। और ये स्विट्ज़रलैंड है कहाँ पर? यूरोप के अंदर है। हंगरी में यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदानों को पुस्टाज कहते हैं, और वहीं पर यूक्रेन में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं स्टेपी। यूक्रेन में शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से पुकारा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। घासों का मैदान का नाम, और वो घास का मैदान किस देश से संबंधित है, वो लिस्ट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बाकी ये वाली लिस्ट मैं आपको एक बार अपने ग्रुप के अंदर भी कर दूंगा अपडेट, अगर आप मुझे रिमाइंडर डाल सको तो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डेनमार्क की राजधानी क्या होती है? कोपेनहेगन होती है। और डेनमार्क दोस्तों जीरो करप्शन, यहाँ पे कोई भी करप्शन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे डेनमार्क देश में जा करके, तो वहाँ पे जो आप शॉपिंग करने जाओगे, फलों की दुकानें जो लगती हैं वो ओपन मार्केट होती है। वहीं पर आपका क्या होता है, तराजू होता है, आपको जितनी सब्जी तोलनी है तोलिए। साइड में क्या होता है, उसमें एक बॉक्स बना होता है, ये आपको लाइव दिख जाएंगे इस टाइप के बहुत सारे वीडियो। वहाँ पे क्या होता है, अमाउंट का बॉक्स बना होता है, आप अपनी ईमानदारी के साथ खुद तोलिए, रेट लिखा होता है इतने रुपए किलो, और उस बॉक्स के अंदर आप अपना पैसा ईमानदारी के साथ रख दीजिए। अगर चेंज की कोई दिक्कत आपके अंदर है तो वहाँ पे कुछ कॉइन पड़े होंगे, किसी और का पैसा पड़ा होगा, उसमें से अपना रिमेनिंग अमाउंट उठा लो और लेके चलते बनो। सोचिए, इतनी ईमानदारी है। बाकी बाल्टिक सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो बाल्टिक सागर की जो कुंजी होती है ये कहा जाता है कोपेनहेगन को। किसको बोलते हैं? कोपेनहेगन को। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आपको एक भी मच्छर देखने को नहीं मिलते हैं। पूरे वर्ल्ड में आपको मच्छर के दर्शन पक्का हो जाएंगे, मच्छर पक्का मिल जाएंगे, लेकिन फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर आपको एक भी मच्छर नहीं मिलते हैं। ये जस्ट एक खुराफाती नॉलेज है, ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, नहीं पूछा जाएगा। बाकी मूड का पता नहीं। आपको पता होगा एक केरला एसएससी का कुछ एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे आपको एक 4 हीरोइन का नाम दिया गया था। ऊपर क्वेश्चन ये था कि इनमें से किसकी हाइट ज़्यादा है। ये न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, वो रियल एग्जाम में क्वेश्चन आया था। बाद में फिर उसमें ऑब्जेक्शन उठाया गया कि अब मतलब कि अब स्टूडेंट जो होगा वो हीरोइन को बहुत गौर से देखेंगे, उसकी हाइट कितनी है वो देखेंगे, उसका वेट याद करेंगे, बालों की लेंथ क्या है ये सब याद करेंगे। तो उसके बाद में उसमें ऑब्जेक्शन आया था, वो क्वेश्चन हट गया था। कंपटीशन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जंगल के समान है, शिकार किसी खरगोश का करना है तो हथियार कम से कम टाइगर का लेके चलो। बट इसका अर्थ ये नहीं कि अब हर फील्ड की नॉलेज रखो। ठीक है, बस ऐसी जस्ट मैंने बताया आपको। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो फ्रांस है ये यूरोप का दूसरा दूसरा बड़ा लौह उत्पादक क्षेत्र है, और यहाँ पे एक खान है, लोहे की खान, जहाँ पे बहुत अधिक लोहा प्राप्त होता है, उसका नाम है लारेन। अब बात करते हैं पोलैंड एवं जर्मनी के बीच की एक रेखा खींची गई है। पोलैंड एवं जर्मनी के बीच की रेखा को हिंडनबर्ग या ऑर्डर नीसे रेखा कहा जाता है।
और इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा, फ्रांस और जर्मनी के मध्य रेखा को क्या बोलते हैं? मैगिनॉट रेखा। ठीक है, मैगिनेट भी कह सकते हैं इसको, और इसको मैगिनॉट रेखा भी कह सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे ना आपको एक चैप्टर इस बुक में शायद नहीं दिया गया ज्योग्राफी में, ठीक है, इस बुक के अंदर। इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। उसमें आप पढ़ेंगे मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, हिंडनबर्ग रेखा जस्ट अभी सामने आपके है ही, और मैग्नोट रेखा आपके सामने है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है 17वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा और 49वीं समानांतर रेखा, इन सब के बारे में भी आपको अच्छे से इस बुक के साइड में ही पेन डाउन कर लेना है। चलिए मैं जस्ट आपको, हमको तो याद है, मैं डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ में बड़े बिंदास। देखिए मैकमोहन रेखा क्या है? भारत और चीन के मध्य है। डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य है। रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान के मध्य स्थित है। 17वीं समानांतर रेखा ये दोस्तों आपको मिलेगी उत्तरी एवं दक्षिण वियतनाम के बीच में। और जो ये 38वीं समानांतर रेखा है ये आपको मिलती है उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य है। और जो 49वीं समानांतर रेखा है ये आपको मिलेगी यूएसए और कनाडा के बीच में। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बच्चे हमारा, कहाँ थे हम लोग? हाँ यहाँ थे। मेसेटा का जो पठार है वो स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। अब पठार की डेफिनेशन या परिभाषा क्या है, पिछली क्लास में डिस्कस किया है। देखिए मैं हर एक पॉइंट पर पिछली क्लास का डिस्कशन नहीं कर सकता, वीडियो की लेंथ ना 2-3 घंटे बढ़ जाएगी। तो इसलिए मुझे छोटे छोटे वीडियो तैयार करने हैं, कम पढ़ेंगे बट अच्छा पढ़ेंगे। कहते हैं ना कि बॉडी ने कितना खाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना बॉडी ने डाइजेस्ट किया ये इंपॉर्टेंट है, कितने घंटे आपने पढ़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना समेट कर रखा ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप एक बार और दोबारा से प्ले करिएगा। और जितने हमारे ओल्ड बच्चे हैं, ओल्ड स्टूडेंट हैं, वो तो करेंगे ये काम। बाकी जो नए बच्चे हैं, क्या सही क्या गलत है अपने बुद्धि के आधार पर डिसीजन लीजिए। लगता है कि ये बुक बाय करनी चाहिए, हाईलाइट करनी चाहिए, तो मार्केट से आके बुक को बाय कर लेना। लगता है कि नहीं करनी चाहिए तो वो आपका खुद का डिसीजन है। या तो अभी तरीके से पढ़ लो, या 4-5 साल अपने अकॉर्डिंग घसीट दो। फिर 4-5 साल बाद क्या होगा, या तो ओवर एज या फिर कंपटीशन बहुत हाई। फिर यही आएगा गाली बेख्याल अपने मन में, हमसे ना हो पाएगा। दुनिया बोलेगी फिर तुमसे ना हो पाएगा, तो फिर चलो। अब बात करते हैं एंटवर्प। ये कहाँ पर दोस्तों? ये आपका है बेल्जियम में स्थित। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीरा व्यापार कहाँ पे होता है? सबसे बड़ा जो हीरे का व्यापार केंद्र है वो कहाँ पर है? वर्ल्ड के अंदर बेल्जियम में स्थित है। और बेल्जियम को छोटा मोटा नहीं है, बेल्जियम बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे आपका स्थान है एंटवर्प, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र किस महाद्वीप में स्थित है? ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC में आपसे। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो फ्रांस है इसको कहा जाता है किसानों का देश। और डेनमार्क, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में डेयरी उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। वर्ल्ड में डेयरी उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये है आपका डेनमार्क। अच्छा, दूध की शुद्धता को मापने के लिए, ठीक है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उस यंत्र का नाम बताओ। आगे बात करते हैं कि वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। तो एड्रियाटिक की रानी ये उपनाम किस देश का है दोस्तों? ये आपका वेनिस का है। और स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान किसे बोलते हैं? स्विट्जरलैंड को बोलते हैं। दोस्तों आयरिश गणराज्य को कहते हैं एमराल्ड द्वीप। क्या कहते हैं? एमराल्ड द्वीप। और रोम, रोम जो शहर है इसको कहते हैं शाश्वत नगर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं शाश्वत नगर। दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक करिएगा। वजह अगर आपके पास में कोई हो या उद्देश्य केवल डिसलाइक मारने का वीडियो को, तो बिंदास डिसलाइक मार के जा सकते हैं। अगर लग रहा है कुछ कमी है, स्पीड बहुत ज़्यादा है पढ़ाने की, थोड़ा स्लो पढ़ाना चाहिए, स्लो बोलना चाहिए, थोड़ा सा प्लेलिस्ट का जो स्पीड होती है उसे कम कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हमारे फीचर को चेंज करने से ज़्यादा अच्छा है अपनी स्पीड को कम कर लीजिएगा वीडियो के देखने की। ठीक है, चलिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ खास मैटर तो खैर नहीं है। बाकी देखिए होने को तो मैटर बहुत सारा था, बट इतना कम से कम आपको वनडे एग्जाम के लिए पता होना चाहिए। बाकी जो हमारे साथ में तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसी वगैरह की, वो उनके लिए अलग से चलती है क्लास वगैरह, वो चलेगी बाद में। अभी दोस्तों यहाँ पे ना आपको एक चीज़ और ऐड करने का मेरा मन तो खैर कर रहा है कि आ, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, वो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है अभी। अच्छा, आपने वो पढ़ा है जो शैम्पेन जो होती है, वर्ल्ड में सबसे अधिक शैम्पेन शराब कहाँ पे बनती है? ये बनती है आपके फ्रांस के अंदर। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर। ठीक है। और जो आपका ब्लैक फॉरेस्ट वगैरह होते हैं ना, तो ब्लैक फॉरेस्ट ये जो कहाँ पर है, ये ब्लैक फॉरेस्ट आपका होता है यूरोप के अंदर। कहाँ पर है? यूरोप में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर दर्रे भी हैं। दर्रे मुझे बताने चाहिए थे वैसे तो खैर। इटली और स्विट्ज़रलैंड के बीच में एक दर्रा है, उससे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रेट सैंड बर्नार्ड दर्रा।
ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका इटली और स्विट्ज़रलैंड के मध्य स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाँ हाँ हाँ, यूरोप से संबंधी एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, अभी जस्ट मुझे याद आया। विश्व में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो मरुस्थल विहीन, क्या है, महाद्वीप है, यहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं है। वो कौन सा महाद्वीप है? ये आपका हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। है ना मज़े की बात? कौन सा? यूरोप महाद्वीप। चलिए, बस ठीक है। बाकी जो हमारे बाकी जितने भी नए स्टूडेंट हैं, अभी ओल्ड स्टूडेंट है, कोई ऐसी जानकारी जो अपने अपने रियल लाइफ में फेस करी हो, मतलब या तो रियल मॉक टेस्ट में किसी, या फिर किसी एग्ज़ाम में जो रह गई हो, तो वो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि अन्य बच्चों को इससे हेल्प मिल जाएगी। एडिशनल फैक्ट वो लोग भी एडिशनल फैक्ट अपनी बुक में और भी ऐड कर सकें। जो करना है बुक में करिए, छोटा छोटा लिखिए, बुक में नोट्स बुक्स के ऊपर बनाइएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित, और उस वक्त आपके पास में बुक होनी चाहिए। कहाँ से बाय करनी है, ऑफलाइन बाय करनी है, ऑनलाइन बाय करनी है, वो आपकी हेडक है। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।